मानते हैं, जब बीजेपी बोलती है तो भी आप नहीं मानते हैं, तो आप इनको भी खारिज कर देते हो। आज केजरीवाल को खारिज कर दिया, कल गडकरी बोलेंगे आप उनको भी खारिज कर देंगे। उसका समर्थन करें, अगर ठीक बात है पार्लियामेंट को ठप कर दे तो कहिए उसका समर्थन। चलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेसियों से इस वक्त इस मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर बात करना बरैया के छत्ते पर हाथ देने जैसा है, लेकिन जनता दरअसल उससे बड़ा छत्ता बना चुकी है। और जब जनता के छत्ते में चुनाव के दौरान अलग अलग राजनेता और राजनीतिक दल अपना अपना हाथ देंगे तो समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त। एक मुझे शेर याद आता है, समय भी हो रहा है, लंबी टिप्पणी नहीं करूंगा अतुल। अदम गोंडवी ने एक शेर लिखा था कि किसको उम्मीद थी, त्रिपाठी जी आपकी नजर, पाठक जी, किसको उम्मीद थी कि रोशनी जब जबा होगी, किसको उम्मीद थी कि रोशनी जब जबा होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे फिदा होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे फिदा होगी। इसलिए आजादी आई थी कि आज हमको बाढरा और डीएलएफ के संबंधों पर बहस करनी पड़े। इस देश में भूख भय भ्रष्टाचार के मुद्दों को नेपथ्य में डाल दिया जाए, मंत्री जूते के नारे बंधवाएं। ये तरीका है शासन करने का, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो। मेरा विरोध दिल्ली के लिए भी और मेरा विरोध लखनऊ के लिए भी, किसी पार्टी की सरकार हो, बिना भय के निसंकोच मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी टीम की ओर से, अपने चैनल की ओर से इस तरह के हर कृत्य की निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र है, यहां जनता शासक होनी चाहिए। जूता बंधवाते हैं लोग, और राजा को संदेह से परे होना चाहिए। त्रिपाठी जी, राजा का कोई संबंधी नहीं होता। चाणक्य ने कहा कि राजा न स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न किसी का संबंधी होता है, वो सिर्फ राजा होता है। राजा के परिवार पर उंगली उठे तो उसको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। यह है लोकतंत्र भारत का। भारत में आजादी बाद में आई, 5000 साल का देश है। इस देश की परंपराओं को समझिए। यहां राजा को अग्नि परीक्षा देनी होती है, इसको समझना होगा। चलिए त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा, शो का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका यहां आने के लिए। हालांकि आप डिफेंसलेस मुद्दे को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, आप बिल्कुल नहीं कर पाए। ये अंत में मैं कहना चाहूंगा, हालांकि कोशिश आपकी बहुत अच्छी रही। पाठक जी, आप विपक्ष में हैं, आरोप लगाने का काम है, महारत है आपको पिछले कई वर्षों से कम 2 टर्म से तो है ही, इसलिए आप तमाम तरह के आरोप लगाने में सफल रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। यहां एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी, तुरंत लौट के आते हैं। चले गए अंग्रेज, छोड़ गए सामन, नेता बने नवाब, कब होगा इसका अंत, लोकतंत्र के नवाब। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। जी, ये सवाल बहुत बड़ा है कि साहब टिहरी का तीरंदाज कौन जीत पर निशाना साधेगा। तो 10 अक्टूबर को टिहरी लोकसभा उपचुनाव
के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार अभियान खत्म हो चुका है। प्रचार अभियान और जनता के मिजाज को देखते हुए यह तो तय हो गया कि असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जनता इन दोनों में से किसकी तरफ जा रही है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। साफ है कि मुकाबला कांटे का होने वाला है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। सुरेश जोशी जी हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देहरादून से जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। राजीव महर्षि हमारे साथ होंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा आपसे करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। तो टिहरी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान का दौर खत्म हो चुका है। आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नेता वाचाल नजर आए, लेकिन सीट का फैसला करने वाली जनता अब भी खामोश है। लगता है कि वोट के चोट से जवाब देगी जनता। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दरअसल जनता किसे अपना सांसद बनाएगी। तो साहब, लंबे प्रचार अभियान के बाद टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार थम गया। ये सीट कितनी हाई प्रोफाइल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से मैदान में है रानी माला राजलक्ष्मी। और हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को देखते हुए प्रचार के दौरान तमाम हाई प्रोफाइल हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल थे। मुकाबला कांटे का है। नेता वाचाल हो चले हैं। वक्त वक्त पर उल जुलूल बयानों से सियासी पारे को गरमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन सब के बीच जनता खामोश है। शायद यही वजह है कि सिर्फ एक सीट होने के बावजूद अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि दरअसल जनता का रुझान किस तरफ है। बहरहाल, जिसको जितने तीर चलाने थे सबने चला दिया। अब इस संसदीय क्षेत्र के 11,97,577 वोटरों को तय करना है कि दरअसल वो 10 अक्टूबर को किसके पाले में जाएंगी। वैसे तो मैदान में 14 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन प्रचार अभियान और जनता के रुझान से इतना साफ हो गया है कि असल लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के ही बीच है। इस बात का अंदाजा दोनों पार्टियों को चुनाव प्रचार से पहले ही हो गया था। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरे आक्रामक अंदाज में प्रचार अभियान चलाया, क्योंकि दोनों को ही पता है कि ये चुनाव 2014 के आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कितना अहम है। जहां कांग्रेस बहुगुणा खानदान की विरासत साकेत बहुगुणा के विकास परक सोच वाली युवा छवि और केंद्र के साथ ही सूबे में सरकार के दम पर विकास का दावा करते हुए चुनाव लड़ रही है, तो विपक्षी बीजेपी केंद्र की यूपीए और राज्य की कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस सिलेंडरों की सब्सिडी घटाने और दैवीय आपदा के मुद्दे पर नया पार लगाने में जुटी है। अगर टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें टिहरी जिले की 3 विधानसभा सीटें, उत्तरकाशी की 4 और देहरादून जिले की 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 सीटें कांग्रेस की और 6 बीजेपी की हैं। इनके अलावा एक सीट पर यूकेडीपी का भी कब्जा है और एक सीट से निर्दलीय विधायक है। ऐसे में किसी भी एक पार्टी के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता को अपनी तरफ खींचना आसान नहीं है। लिहाजा पार्टियां जातिगत समीकरणों पर भी जोर दे रही हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में जहां ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहीं देहरादून जिले की सीटों पर पंजाबी, मुस्लिम और दलित मतदाता भी अहम भूमिका में हैं। टिहरी उपचुनाव का शोर अब शांत हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने न सिर्फ प्रचार में ताकत झोंकी, बल्कि जुबानी जंग से भी एक दूसरे पर खूब हमले किए। इतने नहीं, फिल्मी सितारों की शोक अदाओं से भी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया गया। अब बारी जनता की है, वो किसकी बातों में आकर किसके पक्ष में मतदान करती है। कैमरामैन विजय दथुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। और टिहरी से कांग्रेसी उम्मीदवार साकेत बहुगुणा आज हमारे स्टूडियोज में आए दोपहर में। हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत के कुछ एक अंश
हम चाहते हैं कि वो आपको दिखाएं पहले, क्योंकि चर्चा जो है हमारी वो इसी बातचीत से शुरू होती है। जी ये देखिए। देखिए, यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जैसे सबसे पहले पहाड़ों में अगर हम बात करें तो साफ पेयजल और सड़क के जो हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है बरसात के कारण और आपदा के कारण, उनको ठीक करने की जरूरत है। देहरादून में हमारे यहाँ पर भी बिजली की समस्या है और शिक्षा के उच्चीकरण है, और मेरे जो युवा भाई हैं जो हमारे रोजगार की जो है उनके लिए समस्याएं हैं, उसका पलायन रोकना बहुत बड़ी चीज है। तो ये 5 चीजें अगर आप कहें तो सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, ये 5 मुद्दे हैं जिन पे साकेत बहुगुणा पूरी कोशिश करेगा कि यदि वो चुना जाता है तो वो इन 5 समस्याओं का कुछ समाधान निकाल सके। चलिए, अब राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्रीमती राधा रतूड़ी जी। राधा रतूड़ी जी की का भी जो बयान है वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2011 पोलिंग पार्टीज हैं, 2011 टोटल बूथ हैं जहां पे चुनाव होगा, और संवेदनशील, अति संवेदनशील, ये हर जिले में अलग अलग तय किए गए हैं। उसकी अभी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है, बाहर से भी फोर्स आया है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आया है, राज्य के अपनी पीएससी भी है, राज्य की पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, पीआरडी हैं, सभी को तैनात किया गया है। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। ये चुनाव जो है, जैसा सवाल आपने साकेत से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं आपके एनालिसिस के लिए कि टिहरी में जो चुनाव है अमिताभ जी, ये चुनाव दरअसल महल बनाम सरकार है या बीजेपी बनाम कांग्रेस है या 2 उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई है जनता के हित के लिए, क्या है ये? नहीं, देखिए, दोनों जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, वो दोनों उम्मीदवार अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण महत्वपूर्ण हैं। हाँ। महारानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो महल की हैं। साकेत बहुगुणा इसलिए हाई प्रोफाइल इलेक्शन बना देते हैं इसको क्योंकि वो विजय बहुगुणा के बेटे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा के वंशज जी। इसलिए तो ये दोनों लोग विशेष कारणों से, चूंकि विशेष पारिवारिक पृष्ठभूमि है इन दोनों लोगों की, इसलिए मैं इसको मानता हूं कि ये महल बनाम सरकार है चुनाव। अगर यहां कांग्रेस का कोई दूसरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो इस चुनाव की तस्वीर और तासीर, मैं तासीर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तस्वीर और तासीर दोनों अलहदा होती। ये चुनाव इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि यहां पर विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा अपनी किस्मत आजमाने उतरे और दूसरी तरफ से महारानी उतरी। अगर भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता और कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ता अतुल जी, तो यह चुनाव इतना रोमांचक और इतना हाई प्रोफाइल कतई नहीं होता। जी राजीव महर्षि जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है, बहुत मौजू है। राजीव शुक्ला जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो महारानी है वो गूंगी गुड़ियां हैं, लेकिन जब इसी तरह की भाषा बीजेपी और तमाम दूसरे दलों की तरफ से, जब ये आपकी पार्टी के सबसे ऊंचे परिवार के सदस्यों के बारे में इस्तेमाल की जाती थी, तब आप लोगों को बड़ा विरोध होता था। तो जो भाषा की स्तरहीनता है वो इस चुनाव में भी हावी है, मानते हैं आप ऐसा? देखिए, इसमें जो जिसका आपने संदर्भ लिया, जिस बात का, राजीव शुक्ला जी का, उसमें निश्चित तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लड़ रही हैं, वो उनका सीधा सीधा अर्थ ये था कि उनको यहाँ की ना तो भाषा का कोई अनुमान है, हाँ। और ना तो वो हिंदी जानती हैं ठीक से, ना वो ठीक से जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है जहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। उसके विषय में उन्हें कोई ज्ञान है। इस देश के राष्ट्रपति हैं महामहिम प्रणब मुखर्जी जी। उन्होंने एक बार एक अनौपचारिक बातचीत में ये कहा था कि अगर मैं हिंदी अच्छे से जानता होता तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। समझ रहे हैं आप? क्या इस देश में चुनावी प्रक्रिया में हाथ आजमाने का ये एक सूत्रीय फॉर्मूला है कि आप जहां से चुनाव लड़े वहां की भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए? नहीं, तो ऐसा संभव नहीं। मैं महर्षि जी को 2 उदाहरण दे दूं, फिर आप अपनी बात कहेंगे। महर्षि जी, हाँ। एनी बेसेंट आपकी पार्टी की अध्यक्षा रही, श्रीमती सोनिया जी आपकी पार्टी की आज अध्यक्ष हैं। हिंदी की बात कहां से आ गई? नहीं, हिंदी जो भी आप देखिए, सोनिया जी कोई भी स्पीच देती हैं, कोई भी भाषण देती हैं, कोई भी जनसभा करती हैं,
या मैं कहूंगा अगर वो प्रेस को भी ब्रीफ करती है, कहीं भी वो मुखातिब होती है जनता से या मीडिया से, तो निश्चित तौर पर वो हिंदी का पूरा इस्तेमाल करती है। महर्षि जी चूंकि महर्षि को तो इसमें बीच में लाना ही गलत है। नहीं महर्षि जी आपने बात कही, इसलिए रिकॉर्ड बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना